नमस्ते बच्चों, आज हम अध्याय 12 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 12 जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इनमें सर्वप्रथम हम यह देखें कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो अध्याय 12 विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि आपका इकाई 7 के अंतर्गत है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स देखिए, नाम से स्पष्ट है चुंबकीय। तो चुंबकीय फ्लक्स कौन से क्षेत्र में होगा? चुंबकीय क्षेत्र में होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र है, उस पे स्थित कोई तल है, तो स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वह होता क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर स्थित कोई तल है, उस तल से उसके लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी, उन बल रेखाओं की कुल जो संख्या है उसको उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे हम देखें कि कोई तल है, इस प्रकार से एक तल है, ये आपका एक तल है। इस तल में लंबवत, तो लंबवत कैसा होगा? इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से लंबवत इस तल में जितने भी गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, तो तल के लंबवत, यदि इस तल को मैं लंबवत इस प्रकार से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका तल। तल के क्या हो गया? ये आपका तल है, तल के लंबवत किस प्रकार से होगा? सीधा होगा। तो ये तल है, इस तल के लंबवत, तो ये आपका एक तल है, सरफेस है। इसको यदि इस प्रकार से रखें तो इनमें से होके ये तल के लंबवत, इस तल में लंबवत जो भी बल रेखाएं इनमें से होके गुजरेंगी, तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई तल है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कोई स्थित तल है, उस तल में लंबवत, इस तल के लंबवत अर्थात इस प्रकार से ऊपर की ओर जितनी भी बल रेखाएं वहां पे कार्य करेंगी, बल रेखाओं की जो संख्या होगी, तो वहां पे जो भी क्या होगा? बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और वही क्या कहलाएगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक, यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैपिटल बी से दर्शाते हैं, तो बी क्या है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है।
ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें जो बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं? लंबवत हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की जो संख्या है वह वहां पे आपका निर्माण होता है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का। तो इस प्रकार से ये लंबवत हो गया चित्र ए। और यदि हम समांतर लें तो समांतर यदि लेते हैं तो समांतर में यदि हम लेंगे तो ये आपका क्या हो गया? तल हो गया। तल में जब समांतर लेंगे आप तो इस प्रकार से आगे की ओर लेंगे तो इसके क्या होगा? ये समांतर कहलाएगा। तो इस तल में एक हम अभिलंब लेते हैं, तो अभिलंब से यदि जो तल है, समांतर जो तल है वह यदि थीटा कोण बनाए हुए, तो तल है, तल से हम कैसा लेंगे? समांतर। तो तल में हम एक अभिलंब का निर्माण करते हैं तो ये समांतर हो गया, इसका ये अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब से ये कितना कोण बनाए हुए हैं? यदि थीटा कोण बनाए हुए हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे जितने भी बल रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन होगा, यहाँ पे भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स का जो निर्माण होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय जो फ्लक्स है उसे हम फाई, यहाँ पे एक संकेत आप देख रहे हैं, इस प्रकार का यदि हम संकेत बनाएं तो इसे हम कहते हैं फाई। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई यदि आपको लिखा हुआ मिलेगा तो वह क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स जो होती है वह एक अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अब चुंबकीय फ्लक्स का यदि हम मात्रक देखें तो चुंबकीय फ्लक्स का आप जानते हैं कि हम प्रायः जो है वो दो मात्रक उपयोग में लाते हैं। पहला होता है CGS पद्धति, जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और दूसरा MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो हम दो पद्धतियां प्रयोग में लाते हैं। तो हम देखते हैं कि CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो CGS पद्धति में मात्रक वह होता है मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक कहलाता है मैक्सवेल। और दूसरा पद्धति हम लेते हैं MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो MKS पद्धति में यदि हम मात्रक लें तो वह कहलाता है वेबर। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि चुंबकीय फ्लक्स का CGS पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है और MKS पद्धति में जो मात्रक है वह होता है वेबर। अब ये जो CGS पद्धति में मात्रक है मैक्सवेल और MKS पद्धति में जो मात्रक है वेबर, तो यदि हम इन दोनों में संबंध देखें कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो एक जो वेबर होता है, एक वेबर, यहाँ पे जो वेबर आया है, एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल के। एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। तो यदि हम लिखें एक वेबर बराबर होता है
10 की घात 8 मैक्सवेल के। तो 1 वेबर बराबर 10 की घात 8, मतलब यहां पे जो शून्य है वह कितनी बार आया है? 8 बार। तो यहाँ पे 1 के बाद कितना शून्य है? 8 शून्य, इतने गुना ये अधिक होता है वेबर। तो 1 वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। तो इस प्रकार से आप चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे याद रखिए कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है और एमकेएस पद्धति में मात्रक वेबर होता है। 1 वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। अब आगे हम देखते हैं कि यदि हम सूत्र की स्थापना करें तो इस चित्र को यदि आप बनाएं तो तल के अकॉर्डिंग समांतर हल्का सा तिरछा होगा। तो ये थीटा कोण बनाए हुए है, ये दूसरी स्थिति है। तो अब हम देखें कि लंबवत और समांतर यदि थीटा कोण बनाए हुए हैं उस स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होगा वह कितना होगा। तो यहाँ पे देखें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका है B, और ये जो तल आप देख रहे हैं ये तल है, एरिया है। तो तल का जो क्षेत्रफल है हम एरिया बोलते हैं। माना कि यदि A है, कैपिटल A, तो चुंबकीय क्षेत्र B है, तल का जो क्षेत्रफल है वह A है और यह लंबवत है। इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो फाई बराबर, चूंकि तल लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वह चुंबकीय क्षेत्र और उस तल के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात फाई बराबर B इंटू A, फाई बराबर BA होगा। और इस कंडीशन में यदि हम देखें कि यदि अभिलंब है, अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए हुए हैं? थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाया गया है और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र B विद्यमान है। तल का जो क्षेत्रफल है वह यदि कैपिटल A है, इस कंडीशन में अभिलंब से चूंकि यह थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होगा कितना? BA, ये तो होगा ही होगा क्योंकि वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B कार्य कर रहा है और क्षेत्रफल जो है वह A है, तो BA ये होगा। लेकिन अब अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए हुए हैं? थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो हम कहेंगे कि फाई बराबर BA कॉस थीटा। तो जब लंबवत होता है उस कंडीशन में हम लेते हैं फाई बराबर BA, और यदि कोण बनाए हुए हैं, थीटा कोण बनाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में फाई बराबर BA कॉस थीटा हम कहेंगे। तो इसे यदि मैं समीकरण 1 नाम दे दूं, समीकरण 1 है, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में आपका चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल जो है वह कार्यरत है दोनों में। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मान जो है वहाँ पर अभिलंब के साथ
बनने वाले कोण पर निर्भर करेगा, तो थीटा का मान भिन्न भिन्न हो सकता है। तो हम यदि सदिश रूप में यदि लिखना चाहें, सदिश रूप में यदि हम लिखना चाहें चुंबकीय फ्लक्स को, तो हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर बी सदिश बी और इंटू सदिश ए। तो यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो दो आपका मुख्य क्रियाशील है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे सदिश के रूप में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए, सदिश बी और सदिश ए। हम यदि ऊपर में तीर का चिन्ह लगा देते हैं तो वह राशि सदिश कहलाती है। तो यहाँ पे फाई बराबर सदिश बी इंटू सदिश ए, इस प्रकार से हम कहेंगे। अब ये जो समीकरण एक देख रहे हैं हम, जिसमें थीटा जो है वहां पे बनने वाला कोण है, कोण पर निर्भर करता है। तो अब यदि देखें कि समीकरण एक से यदि पहला कंडीशन देखें कि जो बनने वाला यहाँ पे कोण है, ये थीटा यहाँ पे अभिलंब के साथ इनका बनने वाला कोण है, यदि यह जीरो अंश हो, थीटा बराबर 0 अंश हो, तब की स्थिति में क्या होगा, हम देखें थीटा बराबर हम कितना ले रहे हैं, 0 अंश ले रहे हैं। तो थीटा बराबर 0 अंश, तो ये स्थिति कब होगी, थीटा का मान 0 अंश। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं तल है, तल पर अभिलंब है, अभिलंब से यदि आप 0 लेंगे तो कौन सी स्थिति मिलेगी आपको, लंबवत स्थिति। अभिलंब और जो क्षेत्र है वह दोनों एक ही और क्रियाशील है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। तो थीटा बराबर 0 अंश होने पर तल कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो थीटा बराबर 0 अंश हो, अर्थात तल जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इस कंडीशन में हम देखें तो समीकरण 1 में यदि हम थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 अंश, तो क्या होगा, हम रखेंगे फाई बराबर बी ए कॉस 0 अंश। तो थीटा का मान हमने यहां से रख दिया कितना, 0 अंश। तो हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर मान मिला बी ए कॉस 0 अंश। अब आप जानते हैं कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो फाई बराबर बी ए इंटू कॉस 0 हो गया 1 का इनसे आपस में गुणा करेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वह मिलेगा बी ए। तो हम देखें कि तल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के यदि लंबवत होता है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान मिलता है बी ए। और हमने पहले भी देखा है कि यदि लंबवत है तो फाई बराबर क्या मिलता है, बी ए। तो यह जो मान है बी ए वह कैसा होगा, यह मान जो होगा वह अधिकतम मान होगा। तो जब तल लंबवत होता है तो जो मान है वह हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम। तो आप याद रखिए कि जब तल लंबवत होता है, तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, उस स्थिति में फाई बराबर हमें बी ए प्राप्त होता है और वह मान जो होता है वह अधिकतम मान होता है। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि थीटा बराबर यदि 90 अंश हो जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो तल है, तल पर अभिलंब है, अर्थात कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अर्थात हम कहेंगे कि समांतर में है, तो हम कहेंगे कि तल थीटा बराबर यदि हम 90 अंश लें तो तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो।
तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो कब? जब थीटा बराबर 90 अंश होगा। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि समीकरण 1 में हम फिर पुनः मान रखेंगे, फाई बराबर है बी ए कॉस थीटा। हमने ये समीकरण निकाला है, समीकरण 1, इसमें हम मान रखते हैं। तो फाई बराबर हम फिर पुनः लिखेंगे, फाई बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा है। तो थीटा का मान हमको कितना रखना है? 90 अंश। तो ये हो जाएगा कॉस 90 अंश। अब आप जानते हैं कि जो कॉस 90 अंश होता है उसका मान कितना होता है? कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो यह राशि कॉस 90 अंश का मान आप रखेंगे 0। तो 0 रखेंगे तो 0 रखने पर पूरी जो राशि है, चूंकि गुणा में है, तो आप जानते हैं कि किसी भी गुणा की राशि में यदि 0 होता है तो सभी का यदि हम गुणा करें तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। इस प्रकार से हमें फाई जो कि चुंबकीय फ्लक्स है इसका मान कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। तो इस प्रकार से हम देखें तो चुंबकीय फ्लक्स जो है, दो कंडीशन हमने देखा, लंबवत और समांतर। तो लंबवत हम कब कहेंगे? जब थीटा बराबर 0 अंश होगा, उनके मध्य जो कोण है वह 0 अंश होगा, तब फाई का मान हमें b इंटू ए अधिकतम प्राप्त होगा। तो तल यदि लंबवत है उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। दूसरी स्थिति में यदि हम 90 अंश लें, तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, क्योंकि हमने थीटा बराबर 90 अंश लिया है। तो थीटा बराबर 90 अंश लेने पर चुंबकीय फ्लक्स जो है वह क्या प्राप्त होता है? 0। तो हम ये कहेंगे कि तल चुंबकीय क्षेत्र के यदि समांतर हो तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये दो स्थितियां हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके पश्चात हम चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र देखते हैं। इसके पश्चात अब हम चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र हम देखें। आप जानते हैं, मापन आपने पढ़ा है कि मापन में हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का हम विमीय सूत्र तो आप जानते हैं कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। फाई बराबर होता है b इंटू ए। यह होता है फाई बराबर b इंटू ए। अब इसमें हम देखें तो हम ये जानते हैं कि बल बराबर, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में यदि बल लगा रहे हैं तो उस बल का यदि मान निकालें तो ILB साइन थीटा होता है। ये मान है, ये एक निश्चित मान है कि F बराबर ILB साइन थीटा होता है। और यदि यहाँ पे देखें राशि है B, तो देखिए यहाँ पे ये जो B है इसका यदि हमको मान निकालना है
तो ये आई एल और जो साइन थीटा है वह इस एफ के कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आएगा। तो बी का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो एफ बटे आई एल और साथ में होगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये मान हमने निकाला कि जो बल का मान है वह आई एल बी साइन थीटा है। तो b का मान f बटे आई एल साइन थीटा हमें प्राप्त होगा। उस मान को यहाँ पे हम रखें तो फाई बराबर b का मान हमने निकाला है तो रखेंगे f बटे आई एल साइन थीटा और साथ में कितना है इंटू ए। तो ये अंश में है तो यहाँ पे आप इंटू ए कर देंगे। अब हम विमी सूत्र निकाल रहे हैं तो विमी सूत्र निकालेंगे तो F जो है वह बल है, बल का विमी सूत्र हमें पता है, क्षेत्रफल हम जानते हैं, I जो है वह बहने वाली धारा है, L जो है वह लंबाई है, साइन थीटा यह जो है वह होती है एक विमाहीन राशि है। तो जो विमाहीन राशि होती है उसका हम विमी सूत्र नहीं निकाल सकते। तो हम देखें कि फाई बराबर जो बल है आप जानते हैं बल का विमी सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2। आपने पढ़ा है बल का विमी सूत्र, आपने निकाल भी चुका होगा। तो बल का विमी सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2। अब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो हम एरिया यदि देखें तो लंबाई भी है और चौड़ाई भी। लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई भी क्या है हमारी एक तो हम देखें जो क्षेत्रफल जो है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई L, चौड़ाई भी हमारी क्या है, दूरी यदि हम नापे तो वो लंबाई ही कहलाएगी L। तो L गुणा L, तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो L वर्ग हमें प्राप्त होगा। तो बल का हम लिखे एम एल टी माइनस 2, क्षेत्रफल का यदि हम निकालें तो वो होगा L स्क्वायर और बटे में हम लिखेंगे कि जो धारा है और जो लंबाई है। तो धारा जो है एक निश्चित लंबाई में प्रवाहित होगा अर्थात उसका एक एरिया होगा और उसकी एक लेंथ होगी जिसे हम लंबाई कहेंगे। तो A इंटू एल कहलाएगा। और साइन थीटा यहाँ पे विमाहीन राशि होने के कारण आप इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो फाई बराबर एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर अपॉन ए एल। अब इसे आप हल करेंगे तो आप देखिए कि अंश और हर में ये L है ये L है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो बचा m एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये राशि बची। तो हम लिखेंगे पाई बराबर m एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब बटे में क्या बचा, a, L से L कैंसिल हो गया, बटे में कितना बचा a। तो इस प्रकार से ये अंश में बचा और ये हुआ हर में a। अब हम कोई राशि को यदि हर से अंश में ले जाएं, हर से कहाँ ले जाएं, अंश में, तो हम कैसे लिखेंगे उसे, m एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये तो है। अब ये यदि ऊपर जाता है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस 1। यदि ये नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, a की घात 1। एक मतलब क्या होगा, धनात्मक, और वही यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1 या एम एल की घात 2 टी की घात ऋण 2 ए की घात ऋण 1। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका विमी सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। अब हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है
B इंटू ए। अब यदि हम B का मान निकालना चाहें, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो B का मान हम निकालना चाहें तो B यहाँ पे रहेगा, A कहाँ चला जाएगा, A नीचे में आ जाएगा, तो B बराबर हम कहेंगे फाई बटे ए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय फ्लक्स और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। B बराबर फाई बटे ए ये होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र है B, इस चुंबकीय क्षेत्र का यदि हम मात्रक लें, चुंबकीय क्षेत्र B, इसका हम क्या लेंगे, मात्रक, तो फाई जो है, फाई क्या है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो हम मात्रक लेते हैं एमकेएस पद्धति में वो होता है वेबर। तो हम यदि एमकेएस पद्धति में निकालें तो वेबर और बटे नीचे में क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम एमकेएस पद्धति में लेते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर क्या होती है, लंबाई का मात्रक। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल लेंगे वो किस में होगा, मीटर में। तो इसे हम किस में ले रहे हैं, वेबर में। तो वेबर बटे मीटर, तो उसे हम क्या लिखेंगे, वेबर प्रति मीटर। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र यदि B का हम मात्रक निकालें तो वेबर प्रति मीटर यह होता है। और चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, लंबाई भी आएगा और चौड़ाई भी आएगा। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर, तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात 2 या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखा लगाएंगे, स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र B का यदि हम मात्रक कहेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है यहाँ पे, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर गुणा मीटर, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का यदि हम मात्रक निकालें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो वहाँ पे निर्मित होता है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। आप याद रखिए कि चुंबकीय फ्लक्स जहाँ पे निर्माण होता है, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र में जो निर्माण होता है चुंबकीय क्षेत्र में उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। अब इसके पश्चात हम आगे देखें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो हमारा अध्याय है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उस पर पूर्व में जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जिनका नाम था फैराडे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो निर्माण है, जो प्रयोग है, वह फैराडे ने किया था। तो फैराडे ने
वैज्ञानिक का नाम क्या है? फैराडे। तो उन फैराडे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1831 सन 1831 काफी पहले, देखिए सन 1831 में उन्होंने ज्ञात किया, तो फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1831 में ज्ञात किया कि जब एक चुंबक, आपने चुंबक देखा है, एक चुंबक लें और हम एक कुंडली लें, तो चुंबक और एक कुंडली पर उन्होंने एक प्रयोग किया। किसने किया? फैराडे ने। तो उन्होंने एक चुंबक लिया, एक कुंडली ली। कुंडली क्या होती है? एक नर्म लोहे की क्रोड, तांबे की तार आपने देखा है। तांबे की तार को यदि हम ऐसा लपेटते जाएं, तो लपेटते जाएं तो ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, दो सिरे बचेंगे। ऐसे आप लपटेंगे तो दो सिरे बचे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चुंबक लिया और एक कुंडली बनाई, और कुंडली और उस चुंबक, ये कुंडली हो गई, ये चुंबक, उनके मध्य आपेक्षिक गति, आपेक्षिक मतलब एक को स्थिर रखकर चुंबक को यदि हम पास लाएं या चुंबक को दूर ले जाएं, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम कहते हैं आपेक्षिक गति। तो फैराडे ने सन 1831 में यह ज्ञात किया कि जब हम एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस कुंडली में, जो कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल, आपने पढ़ा है विद्युत वाहक बल के बारे में, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस कुंडली में विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित होने लगती है। अब जब हम कुंडली को बंद कर दें, यदि हम कुंडली को कैसा बनाएं? बंद कर दें, तो भी उसमें विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होने लगेगी। और जो उसमें बंद कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा हम कहेंगे। और पूरी जो ये घटना है, ये पूरी जो घटना है कि एक चुंबक, एक कुंडली हमने लिया, इन दोनों को हम आपेक्षिक गति कराए, आपेक्षिक गति कराने पर कुंडली में क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और ये पूरी जो घटना है यही कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि वहां पे विद्युत धारा का निर्माण हुआ। किसके कारण हुआ? चुंबकीय प्रेरण। तो वहां पे जो कुंडली है वह, उसमें क्या होगा? प्रेरण होगा, प्रेरित होगा। कौन सा? चुंबकीय घटना होगी, विद्युत वाहक बल वहां पे उत्पन्न होगा। तो फैराडे ने सन 1831 में ज्ञात किया कि यदि हम लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, तो आप लिखेंगे कि फैराडे ने सन 1831 में ज्ञात किया कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल, बल ऐसा हम भी लिखते हैं, बल ऐसा भी लिखें तो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। तो पूरा भी आप लिख सकते हैं, या उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली
बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह जो पूरी घटना है, यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि फैराडे ने जो प्रयोग किया वह उसमें एक चुंबक और एक कुंडली को लेकर किस प्रकार से गति कराई, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यदि है क्या, आपसे कहा जाए या आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सन 1831 में फैराडे ने यह ज्ञात किया कि जब एक चुंबक और एक हम कुंडली को लेते हैं और उनके मध्य यदि अपेक्षित गति होती है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और यह जो घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब हम विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उससे संबंधित फैराडे ने जो प्रयोग किया था, उन्होंने एक चुंबक लिया और एक कुंडली लिया और उनके बीच किस प्रकार से आपेक्षिक गति कराई, तो क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन होगा, आइए उसके बारे में हम देखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हम कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोग। उन्होंने जो प्रयोग किया उसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया। तो उन्होंने एक चुंबक लिया और एक क्या ली, कुंडली ली। तो उन्होंने एक चुंबक और एक कुंडली के साथ प्रयोग किया, उसको हम देखें तो उसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई वह किस प्रकार से हुई। तो उन्होंने चित्र के माध्यम से बताया कि हम देखें, ये मान लेते हैं एक चुंबक है, ये N है और ये S। तो आप जानते हैं कि चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक N होता है दूसरा S। तो यहाँ पे हमने एक दंड चुंबक लिया NS और एक कुंडली, इस प्रकार से ये कुंडली का निर्माण हुआ और इस कुंडली के मध्य उन्होंने एक लगाया धारा मापी। यहाँ पे जो धारा मापी है वह विक्षेप बताता है। आप जानते हैं धारा मापी जो है वह धारा मापता है और वह विक्षेप बताता है। तो ये मान लीजिए पहली स्थिति है, जब हम N सिरे को, N सिरा है देखिए चुंबक का, N सिरा को हम
कुंडली के पास ला रहे हैं। तो ये कुंडली है, उसके पास हम लाएंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे तो धारा में विक्षेप इस प्रकार से होगा और जो धारा की दिशा है इस प्रकार से होगी। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में हम देखें, पहले हम चित्र बना लेते हैं। दूसरी स्थिति में ये N है, ये S है, NS, और यदि हम दूर ले जाएं तो ये कुंडली है और ये धारामापी हम लगाएं तो जो विक्षेप है वह दिशा इस प्रकार से होगी और इस प्रकार से यह विपरीत दिशा में गति करेगा। अब ये हो गई स्थिति B। अब अगली स्थिति हम देखें तो अगली जो स्थिति है उसमें अब हम S सिरा को ले जाएं और N सिरा, तीसरी स्थिति होगी और दूर ले जाएं तो जो धारा का विक्षेप है वो इस प्रकार से होगा धारामापी में, और पास ले जा रहे हैं। A, B, C, D। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पे कि जो फैराडे ने एक चुंबक लिया और एक कुंडली ली और उनके मध्य कुंडली के जो सिरे हैं उनके मध्य में क्या लगाया, धारामापी लगाया। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी और चुंबकीय जो प्रेरण की जो घटना है वह इस धारामापी के विक्षेप से हमें ज्ञात होगा। तो पहला स्थिति हम देखें, ये पहली स्थिति है A। ये जो पहली स्थिति है A, इस स्थिति में हम देखते हैं कि चुंबक है, इस चुंबक का N ध्रुव है और ये कुंडली है। तो कुंडली के पास हम क्या करें, चुंबक के N सिरे को लाएं। तो चुंबक के हम N सिरे को लाएंगे तो लाने पर क्या होगा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल कार्य करेगा। इस चुंबक के कारण यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत वाहक बल कार्य करेगा। विद्युत वाहक बल कार्य करेगा तो क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और जो प्रेरित धारा है तो देखिए कुंडली क्या है, बंद है। तो जो प्रेरित धारा है, धारा में विक्षेप क्या होगा, एक ओर इस प्रकार से, दूसरी ओर क्या होगा, हमें धारामापी में दिखाई देगा। तो धारामापी में ये जो धारा का विक्षेप
प्रदर्शित होता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है कि इस चुंबक के कारण यहाँ पे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और धारा क्या हुई, प्रेरित हुई। तो इसकी क्या हो गई, उन्होंने क्या की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की पुष्टि हुई कि ये जो पूरी घटना है, जब हम चुंबक को लाए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हुआ और धारा क्या हुई, उत्पन्न हुई। तो ये पूरी जो घटना है वह क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि किसी भी चुंबक है, एक चुंबक है, उसके n सिरे को यदि हम कुंडली के मध्य में लाते हैं तो लाने पर जो विक्षेप है वह एक दिशा में होता है। तो इस चित्र ए के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो धारा का प्रवाह इस प्रकार से होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तीर के माध्यम से हमने बताया। अब चुंबक को मैं यहाँ पे ला के रोक दिया, ला के कुछ समय के लिए रोक दिया, तो कुछ समय के लिए लाकर रोक देने पर जो विक्षेप है धारामापी में वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यदि हम लाकर रोकते हैं तो विक्षेप कैसा होता है, शून्य होता है। अब यदि हम अब लाने के पश्चात उसे हम दूर ले जाएं, तो लाने के पश्चात हम क्या करें, दूर ले जाएं, तो अब लाने पर एक दिशा में विक्षेप हुआ, रोक कर रखे, उसके बाद क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य होने के बाद उसे हम फिर क्या करें, वापस दूर ले जाएं। तो देखिए हम तीर का चिन्ह क्या दर्शा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो दूर ले जाने पर देखिए जो धारा का जो विक्षेप है, देखिए n को जब हम पास लाए तो आगे की ओर था, जब दूर ले जाए तो वह पीछे की ओर हो गया। तो विक्षेप की दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो दूर ले जाने पर भी क्या होता है, वह विक्षेप की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो n ध्रुव को यदि हम चुंबक को हम यदि कुंडली से दूर करते हैं तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। अब तीसरा यदि हम देखें, अब S सिरा, अब n सिरे को किए, अब हम क्या किए, S सिरे को हम पास लाए। तो S सिरे को पास लाए तो देखिए विक्षेप क्या है, अभी बाईं ओर है, तो बाईं ओर हो जाती है। तो धारा का दिशा इस प्रकार से जो होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। अब इसे हम यदि दूर ले जाएं तो दूर ले जाते हैं तो विक्षेप क्या होता है, दूसरी ओर हो जाता है, विपरीत दिशा में। तो विक्षेप की दिशा पास आने पर और दूर जाने पे क्या हो रही है, बदल रही है। तो यदि हम चुंबक को अब तेजी से लाएं और तेजी से ले जाएं, तो ये लाना और ले जाना कहलाता है आपेक्षिक गति। और यदि हम चुंबक को तेजी से लाते हैं और ले जाते हैं तो विक्षेप जो है, जो यहाँ पे विक्षेप है वो क्या होगा, तेजी से बढ़ जाएगा। तो पास लाने और तेजी से दूर ले जाने पर हम कहेंगे कि विक्षेप क्या होता है, अधिक होता है। अब ये कुंडली है, कुंडली में यदि हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो फेरों की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो विक्षेप है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक यहाँ पे क्या होगा, विद्युत वाहक बल का निर्माण होगा और धारा भी क्या होगी, प्रेरित धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी। और चुंबक स्थिर, ये स्थिर कुंडली यदि स्थिर है, इसके पास यदि आप लाएं या दूर ले जाएं तो भी क्या होगा, इसमें विक्षेप होगा। और चुंबक और जो कुंडली है, चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तभी क्या होता है, धारामापी में विक्षेप होता है। अब एक मुख्य चीज देख, चुंबक यहाँ पे देख रहे हैं हम, चुंबक जो है उसे हम यदि तेजी से लाएं, तेजी से लाने और ले जाने पर क्या होता है कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होगा और जो विक्षेप है वह क्या होगा, अधिकतम होगा। कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको यदि हम बढ़ा दें तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो विक्षेप है वह भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यदि चुंबक जो कि कुंडली यदि हम स्थिर रखें, कुंडली को हमने स्थिर रखा, चुंबक को हम पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो विक्षेप भी क्या होगा, प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से हम चुंबक को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो यहाँ पे धारामापी में विक्षेप जो है वह प्रदर्शित होता है। तो चुंबक और कुंडली के मध्य यदि आपेक्षिक गति होती है तो ही क्या होता है, धारामापी में विक्षेप होता है। तो उन्होंने फैराडे ने इस प्रयोग के माध्यम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उन्होंने व्याख्या की थी। धन्यवाद।